नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 18 सितंबर 2022 और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में और किस तरीके से इंडिया अपना एक बैलेंसिंग एक्ट बनाए हुए है। ये है जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित इकोनॉमी का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे चीता के बारे में, जो आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर भारत के अंदर 8 चीता को जो है उन्होंने वेलकम किया है। जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे कुतुब शाही टॉम के बारे में, ये हमारे जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, इंडियन कल्चर का हिस्सा है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपना करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में, जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में और किस तरीके से भारत अपना एक बैलेंसिंग एक्ट बनाए हुए है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के साथ और इंडो पैसिफिक ईस्टर्न कॉरिडोर के साथ। अब देखिए, ये जो इंडो इकोनॉमिक फोरम है ये होस्ट किया है रशिया ने। ये 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम था जो व्लादिवोस्तोक शहर रशिया में होस्ट किया गया और ये किया गया था 5 सितंबर से 8 सितंबर के बीच। इस 4 दिन के फोरम में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया एंटरप्रेन्योर्स के लिए ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें रशिया के फार ईस्ट में, जिसे आरएफई भी कहा गया है, और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में। अब देखिए, पहले जान लेते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा सके रशिया के फार ईस्ट में। ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये डिस्प्ले करता है इकोनॉमिक पोटेंशियल को, जो रशिया का फार ईस्ट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी तरीके से काफ़ी ज़्यादा है, मिनरल रिच है ये एरिया। वहाँ की जो सूटेबल बिजनेस कंडीशंस है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहाँ पर अपने बिजनेस को थ्राइव कर सकते हैं, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, क्योंकि ये एक मिनरल रिच है। अब देखिए, इस एग्रीमेंट के अंदर जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स पर है, मिनरल एक्सकेवेशंस पर है, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये मेन फोकस है एग्रीमेंट का। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया है, इसके अलावा एजुकेशन एंड साइंस पर 15% का जो मेन देखिए जो फोकस है वो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन के, जो 33% कवर करता है इस एग्रीमेंट के अंदर। अब इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी कम है। तो उसे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाने के लिए इस रीजन में रशिया ने इस रीजन को चुना है। दूसरा उसका कारण एक और भी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा आगे। और देखिए, ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर मेन फोकस किया गया है कि जो एजुकेशन और साइंस है उस पर 15% जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक पर 14%, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन 12%, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 7%, साथ साथ जो हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं और टेलीकम्युनिकेशंस है उस पर भी 7%, जो एनवायरनमेंट और नेचर प्रोटेक्शन है उस पर 6% और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर 6%। ये डेटा दिया गया है, ये आपको समझाने के लिए है कि इस एग्रीमेंट के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ली जा रही है या दूसरे देश जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस रेशो में कर रहे हैं। अब ये जो मेजर एक्टर्स हैं इस फोरम के अंदर वो कौन कौन है और उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर इन्वेस्टर है वो है चाइना। चाइना 90% इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है इस एरिया में। जितनी भी इन्वेस्टमेंट अभी तक हुई है उसमें 90% इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना ने की है। चाइना इस पर्टिकुलर रीजन को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एक पोटेंशियल देख रहा है अपने खुद के चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ साथ जो पोलर सी रूट है आरएफई के अंदर, रशिया के फार ईस्ट के अंदर, उसको भी प्रमोट करने के लिए चाइना जो है वो खुद का इंटरेस्ट इसके अंदर देख रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया 90% टोटल इन्वेस्टमेंट चाइना की है, टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जब तक इस रीजन में हुई है।
और इसी के साथ साथ चाइना देख रहा है अपना जो उसका एक प्रोविंस है जिसका नाम है हिलोनजियांग, ये प्रोविंस पड़ता है रशियन फार ईस्ट रीजन के बहुत नज़दीक। तो ये कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि उसकी इस कनेक्शन से ये उसको भी डेवलप कर सके। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर, साथ ही साथ गैस लिक्विफाइंग प्लांट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और फिशरीज़ में। जापान यहाँ पर आइडेंटिफाई है 8 एरिया ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में, और ये मेनली पुश कर रहा है प्राइवेट बिजनेसेस को कि वो इन्वेस्ट करें इन द डेवलपमेंट ऑफ रशिया के फार ईस्ट रीजन को। इंडिया का काफ़ी कीन इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, और इंडिया जो है वो मेनली यहाँ पर जो कॉपरेशन कर रहा है वो कर रहा है एनर्जी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में, हेल्थ केयर, टूरिज्म, डायमंड इंडस्ट्री और द आर्कटिक। अब देखिए, भारत ने 2019 में $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था रशिया के इस रीजन को टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसका पर्टिकुलर एम क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। मेनली जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना इस रीजन के अंदर। ये जो रीजन है ये रशियन टेरिटरी का 1/3 रीजन है। ये बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से। इसके अंदर फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड और अदर मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। ये ज्योग्राफिकली ऐसी जगह प्लेस्ड है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काम करती है एज अ गेटवे इनटू एशिया। तो कहीं ना कहीं एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब रशियन गवर्नमेंट इसको इसलिए भी डेवलप कर रही है ताकि इस रशिया और एशिया के ट्रेडिंग रूट को डेवलप किया जा सके और एक कनेक्शन बनाया जा सके। इसी के साथ साथ अब देखिए भारत कैसे इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है इंडियन इकोनॉमिक फोरम के साथ और दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ फॉर प्रोस्पेरिटी, जिसका भारत हिस्सा है, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। तो इसके बारे में कंप्लीटली जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अब देखिए, ये तो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, IPEF है, ये लेड किया जा रहा है US के द्वारा, और जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है इसको लेड कर रहा है रशिया। ये इनकम्पेरेबल है, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्योग्राफिकली दोनों बहुत अलग हैं और पार्टनरशिप और होस्ट कंट्रीज़ के मामले में भी दोनों काफ़ी अलग हैं। इंडिया जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ ही अपने जो कनेक्शंस हैं उसको मेंटेन करना चाहता है। तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज। और कहीं ना कहीं देखिए, जैसे रशिया के ऊपर जितने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हैं उसके बावजूद भी इंडिया रशिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी खुद की एक पॉलिसी को लेकर चल रहा है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रशिया के अंदर भारत कर रहा है इंटरनेशनल कंडीशंस के बावजूद भी। फिलहाल की जो इंटरनेशनल कंडीशन चल रही हैं उसके बावजूद भी अभी इंडिया ने कंफर्म किया है कि इंडिया जो है वो 3 पिलर्स पर IPEF में साझेदारी करेगा और चौथे पिलर पर नहीं करेगा। वो चौथा पिलर कौन सा है? वो है ट्रेड का पिलर, क्योंकि इसके अंदर भारत का कहना है कि ये जो ट्रेड का पिलर है इसके अंदर हमें नुकसान है और भारत की इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड नहीं है क्योंकि बाकी जो नेशंस इसके अंदर हैं वो डेवलप्ड नेशंस हैं, भारत अभी डेवलपिंग है, तो भारत के ट्रेड को नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में देखिए, जो ये एक बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, ताकि IPEF के थ्रू उस रीजन में ये भारत जो है वो एक्टिव रह सके बिना किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने हुए जिसे चाइना लीड कर रहा है, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे चाइना लीड कर रहा है, एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसे भी चाइना लीड कर रहा है। तो इन किसी भी जो ये पार्टनरशिप्स हैं इनका हिस्सा होते हुए ना होते हुए भी भारत उस रीजन में एक्टिव रह सकता है IPEF के थ्रू। ये कहीं ना कहीं भारत को हेल्प करेगा चाइना के रॉ मटेरियल पर जो भारत की डिपेंडेंस है उसको भी कम करने के लिए और ग्लोबल सप्लाई चेन से भारत के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो चीता के बारे में आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 72nd बर्थडे पर 8 अक्टूबर को 8 चीता जो है वो उन्होंने वेलकम किए हैं अपनी कंट्री के अंदर, जो नामीबिया से लाए गए हैं। अब देखिए,
चीता के बारे में जानना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ तो ज़रूरी है, चीता को कैसे लाया जा रहा है, कितने समय से भारत में नहीं है, किस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चीता के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं, किसे हम चीता कहते हैं, किसे हम लायन कहते हैं, किसे हम लेपर्ड कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लाए जा रहे हैं। और देखिए ये जानना ज़रूरी है कि हम कंफ्यूज ना हो चीता में, लेपर्ड में, लायन में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं कैट जीनस के, जिन्हें पैंथेरा, पूमा और एक्रिनोइक्स इन कैटेगरीज में बांटा गया है, इसमें ये कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की। सबसे पहले पैंथेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंडेंजर्ड है या नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पैंथेरा के बारे में हम जानते हैं, ये एक बहुत लार्ज वाइल्ड कैट्स होती हैं जो रोर करती हैं। इसी के साथ साथ जो लायन है, लेपर्ड है, जैगुआर है, वे भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। बल्कि जो अदर हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड में, जो टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, वो थोड़े अलग हैं। स्नो लेपर्ड्स जो हैं ये बहुत एक एक्सेप्शन है और इस रेस्ट ऑफ द ग्रुप से अलग हैं, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स दहाड़ नहीं सकते। जिम कॉर्बेट जो है वो एक जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर एक लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज थे। इनको एक सोलिटरी स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल टाइगर, एक टाइगर था जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर जो काफ़ी पुराना था, जिसका नाम था जेंटलमैन। और वो उस टेरिटोरियल एरिया में काफ़ी बड़ी वाइल्ड कैट के नाम से जाना जाता था। वो सबसे पहला अर्लीस्ट मेंबर था एज अ पैंथेरा मेंबर जो एग्जिस्ट करता था इस रीजन के अंदर। इसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, ये जो प्राइमरी फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, इनकी जो रेंज है वो साइबेरियन टाइगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक है। टाइगर जो है, पैंथर, इसे भारत का नेशनल एनिमल भी है ये, और बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का नेशनल एनिमल भी है। इसके साथ साथ दूसरा हम बात करते हैं लायन के बारे में। देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो, और पैंथेरा लियो का जो स्टेटस है वो वनरेबल है, मतलब ये डेंजर में है। ये इनकी जो स्थिति है फिलहाल, ये डेंजर में है, इनको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये नेटिव हैं अफ्रीका और एशिया के। ये सबसे ज़्यादा, ये काफ़ी सोशल कैट्स हैं, ये ग्रुप्स में पाई जाती हैं जिन्हें प्राइड्स कहा, इनके ग्रुप्स को प्राइड्स कहा जाता है। ये जो लायंस हैं ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हैं ह्यूमन कल्चर के अंदर। जैसे सारनाथ के अशोक पिलर में भी आप इन्हें देखेंगे, बकिंगम पैलेस के मेन एंट्रेंस पर आप इन्हें देखेंगे, 21 सेंचुरी फॉक्स और MGM का जो लोगो है उसमें भी आप इन्हें देख सकते हैं। जैगुआर जो हैं, जैगुआर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा और उनका, इनका जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब ये संकट में है, बस ख़त्म होने की स्थिति में है। ये लार्जेस्ट कैट है अमेरिका की, और जो जैगुआर है ये स्ट्रोंगेस्ट बाइट फोर्स होती है। अगर ये आपको काट ले तो ये आपकी हड्डी तक तोड़ सकता है सिर्फ काटने में। इनका जो बाइट है वो इतनी मजबूत होती है। ये कहीं ना कहीं जो कॉमन है, इनके ऊपर ये जो आप चित्तेदार ये देख सकते हैं, इस तरीके से इन्हें पहचाना जाता है। ये जो मोटिव्स हैं, पावरफुल मोटिव्स, इन्हें मोटिव कहा जाता है। ये जो आप धब्बे इसके ऊपर देख रहे हैं जैगुआर के ऊपर, इन्हें मोटिव कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मयान और आर्स्टेक सिविलाइजेशन से ये शब्द हमने लिया है। और जैगुआर्स जो हैं ये कॉमन ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाना जाते हैं, जिनके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा मेलेनिस्टिक ब्लैक जैगुआर्स बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन पाए जाते हैं। ये लेपर्ड जो है, जो पैंथेरा पोर्डस है, लेपर्ड के अंदर, लेपर्ड इस तरीके से इनकी जो शेप रहती है, जो इनके ऊपर धब्बे रहते हैं वो कुछ इस प्रकार के रहते हैं। इसकी अपीयरेंस जो है वो सिमिलर है जैगुआर के, जो हमने अभी देखी। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी धब्बे हैं, इसके ऊपर भी धब्बे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। और ये इस पर एक पैटर्न, इसके कोट पर एक पैटर्न रहता है। जहाँ तक कि देखा जाए दोनों पर पैटर्न जो है वो लगभग दोनों पर ही रहता है। और इसे मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एनिमल्स कहा जाता है। ग्रेस ऑफ ब्यूटी एंड ब्यूटी ऑफ कलरिंग का भी इन्हें खिताब दिया गया है। जिम कॉर्बेट ने इन्हें ये खिताब बेसिकली दिया है, उन्होंने इनके बारे में ये बातें कही हैं। ये काफ़ी अडेप्टेबल है बिग स्कैट्स में। ये बेसिकली डाइवर्स हैबिटेट्स में रह सकते हैं अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे ब्लैक जैगुआर्स होते हैं, मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स भी एक ब्लैक पैंथर्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ स्नो लेपर्ड के बारे में हम बात करें तो स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा ओन्सिया। ये इनका भी जो स्टेटस है वो भी वनरेबल है, ये भी फिलहाल खतरे में है।
देखिए इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि अगर ये आपकी आंखों के सामने भी बैठे रहेंगे तो भी आप इन्हें पहचान नहीं सकते। और ये बेसिकली रहते हैं द स्नो लाइन के अबव में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया के। इनका जो मोस्ट एलिजिव है, ये काफ़ी बड़ी कैट्स के नाम से जाना जाता है। ये दहाड़ते नहीं हैं और इनकी जो पूंछ है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि जब ये शिकार करते हैं पहाड़ों पर तो ये इन्हें बैलेंस बनाने में मदद करती है। और सर्दियों में एक अपने ऊपर एज अ कंबल, मतलब खुद को ये लपेट कर इसके अंदर बैठ सकते हैं, जिससे इन्हें ठंड भी कम लगती है। ये नेशनल स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के। कौगर के बारे में हम जाने तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पूमा कॉनकोलर। इसका स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है, ये काफ़ी पाए जाते हैं। ये क्लोजली रिलेटेड है डोमेस्टिक कैट से। इनका जो जीनस है वो वन एक्सटेंट स्पीसीज है जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है, ये सर्वाइविंग है। ये जो कौगर है ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिका की, और जैगुआर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। कौगवार जो है इन्हें माउंटेन लॉयन भी कहा जाता है, पेंथर भी कहा जाता है, कहीं अक्रॉस द रेंज कैनेडियन यूकान से लेकर साउथर्न एंडीज तक। कॉनकोलोन जो है ये एक इज अ लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑफ यूनिफॉर्म कलर, मतलब एक सेम कलर का। इसका जो डिज़ाइन है वो सिटी ऑफ कोस्को इन शेप ऑफ कौगर है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल है, प्लेन है और एक ही कलर के ये होते हैं। चीता के बारे में आप देखेंगे तो चीता भी वल्नरेबल स्टेट में है। इसका नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है एक्रोनिक्स जुबाटुस। ये एक यूनिक जीनस है कैट फैमिली का, और विद इसका जो ओनली वन लिविंग मेंबर है चीता। ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है। चीता जो है ये विदाउट, आप ये देखिए इसकी जो ग्रिप है और इसका जो दौड़ने की स्पीड है, ये बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता है 3 सेकंड के अंदर। ये मात्र 1 सेकंड में 360 मीटर, मतलब 3 सेकंड के अंदर ये 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पकड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं ह्यूमंस के को ध्यान में रखते हुए, और मेनली ये काफ़ी कम है साइबेरियन एरा के हिसाब से अगर देखा जाए। और ये मेनली जो ब्रीड करते हैं ये कैप्टिविटी में अच्छे से नहीं रह पाते। अगर इन्हें जो है जंगल के अलावा उसके अंदर रखा जाए, जू के अंदर या पर्टिकुलर कवर करके रखा जाए, तो कैप्टिविटी में जहाँ पर इन्हें बंद जगह रहे वहाँ पर ये अच्छे से नहीं रह जाते। और फीमेल्स जो है वो हार्डली पिक करती हैं आगे फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन। बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में, तो कुतुब शाही टॉम को रिस्टोर किया गया है। उसके अंदर जो टूरिस्ट एक्टिविटी है उसको स्टार्ट किया गया है, ताकि इसे भी एक हेरिटेज सिटी बनाया जा सके। कुतुब शाही टॉम को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर इंक्लूड किया जा सके। ये हैदराबाद में स्थित है। और देखिए इसके बारे में अगर कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जाने तो कुतुब शाही जो टॉम्ब है ये लोकेटेड है इब्राहिम बाग में। इसके जो गार्डन प्रेजेंट है जो कि क्लोज है गोलकोंडा फोर्ट के हैदराबाद में। ये जो टॉम्ब है ये इसके अंदर बेसिकली इसका जो ये गार्डन प्रेजेंट है इसके अंदर बेसिकली टॉम्ब्स बनाई गई हैं कई सारी। इसके अंदर मॉस्क भी है जो वेरियस किंग्स ने बनाई है कुतुब शाही डायनेस्टी के। कुतुब शाही डायनेस्टी जो 1518 से 1687 तक 1687 तक चली है। इसके जो किंगडम्स हैं वो गोलकोंडा के साउथ ईस्टर्न दक्कन ऑफ इंडिया से हैं। ये 5 सक्सेसर स्टेट है बहमानी किंगडम की। इसके जो फाउंडर हैं वो है कुली कुतुब शाह। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे चीतास के, टाइगर्स के आने के और इन सब चीज़ों के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।